मैं समझा स्टैंड अप हैंड फोन। नमस्ते। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 45वें पुष्प में आज मैं एक ऐसे महानुभाव का परिचय करा रहा हूं जिनके मार्गदर्शन में रहकर बहुत कुछ सीखा है और मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि आपका परिचय करा सकूं, फिर भी जिम्मेदारी है उनको निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूं। 1972 से आप प्रचारक हैं। आपका श्रीमान, आज हमें जिन महानुभाव का मार्गदर्शन मिलने वाला है, आप श्रीमान ओमपाल जी 1972 से आप संघ के प्रचारक हैं और आप दो भाई हैं। सबसे बड़ी बात है कि और पूरे परिवार में दो ही भाई, और दोनों भाई भारत माता की सेवा में लगे हैं। दोनों भाई प्रचारक हैं। जो दूसरे भाई साहब हैं वो विश्व हिंदू परिषद में अखिल भारतीय अधिकारी हैं और 20 महीना आपातकाल के समय आप जेल में भी रहे। 2 महीना अल्मोड़ा जेल में, 18 महीना सेंट्रल जेल फतेहगढ़ में आपातकाल के समय। विभिन्न प्रकार के दायित्वों का आपने निर्वहन किया है। जिला प्रचारक, विभाग प्रचारक, प्रांत बौद्धिक प्रमुख। वर्तमान में आप राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के और आपका केंद्र लखनऊ है। तो श्री भाई साहब का बहुत बहुत आभार और स्वागत स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के पूरे टीम की ओर से। आपका बहुत अभिनंदन और स्वागत है। तो हम चाहेंगे कि हम लोगों का मार्गदर्शन आप करें। आपका स्वागत और आभार। नमस्ते। शुरू करें? जी, आवाज आ रही है? जी जी जी। इस कार्यक्रम में सहभागी सभी बंधु और भगिनी, कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले, विषय की चर्चा करने के पहले एक दो विचारकों के विचार प्रस्तुत करता हूं। पहला विचारक कहता है, ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस रादर बट टू बिकम ए मैन ऑफ वैल्यू। अर्थ ऐसा है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सफलता के किस शिखर पर पहुंचे, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने कितना सार्थक जीवन जिया। सफलता और विफलता ये कोई मायने नहीं रखती है, मायने रखती है सार्थकता और निरर्थकता। जीवन की सार्थकता और निरर्थकता, अगर सार्थक दिशा में जीवन जाता है तो संसार को भी लाभ होता है और जो विचार रखता है और व्यवहार करता है उसको भी लाभ रहता है। दूसरे विचारक का ये कहना है कि बड़े बड़े साम्राज्य नष्ट हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, लेकिन विचार कभी नष्ट नहीं होता और विचार जो बीज रूप में सामने आता है, धीरे धीरे वो एक विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और वो विचार संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। विचार की ये महत्ता है। अब आज के विषय पर हम आते हैं, आत्मनिर्भर भारत और हम सबकी भूमिका। मैं थोड़ा सा पीछे लौटना चाहता हूं। यद्यपि पीछे लौटना कोई जीवन की सार्थकता नहीं है, लेकिन मेरा पीछे लौटना कुछ और है। मैं लौटना चाहता हूं अपने जड़ों की ओर, अपने जमीन की ओर, अपने पूर्वजों की ओर। मैं लौटना चाहता हूं उस चिंतन की ओर जिस कारण ने दुनिया ने हमको जगत गुरु कहा, जिन कारणों से दुनिया ने हमको सोने की चिड़िया कहा। जब पीछे लौटने की बात आती है तो मेरा पीछे लौटना कुछ और है। पीछे लौटने का मतलब है, हिंदी के 3 शब्द हैं। एक शब्द है अवलोकन, दूसरा है सिंहावलोकन, तीसरा है विहंगावलोकन। थोड़े कठिन शब्द हैं, लेकिन अगर थोड़ा पढ़े लिखे लोग समझ लेंगे। अवलोकन का अर्थ है कि हम जो आमने सामने देख रहे हैं, अर्थात अवलोकन कर रहे हैं। सिंहावलोकन का अर्थ है, सिंह जब चलता है तो चलता तो आगे को है, लेकिन थोड़ा मुड़ मुड़ कर पीछे भी देखता है। वो इसलिए देखता है कि आगे चलते समय पीछे कोई खतरा तो नहीं है। इसको साहित्य की भाषा में सिंहावलोकन कहा गया है। तो ये जो विषय है कि मैं जो पीछे लौटना चाहता हूँ पूर्वजों की ओर, जड़ों की ओर, जमीन की ओर, तो ये आज के विषय का सिंहावलोकन है। जब पीछे लौटने की बात होती है
तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज जो हमारे प्रयास हैं, हमारे अंदर चेतना जरा देर में आई। हमने पश्चिम के दर्शन पर ध्यान दिया और अपने देश का दर्शन भूलते चले गए, और अब आत्मनिर्भर भारत का स्मरण आया। पीछे लौटने का मतलब है कि वो कौन से कारण थे जिन कारणों से दुनिया ने हमको जगत गुरु की उपाधि दी। हम प्रार्थना पत्र लेकर नहीं गए थे कि हमको जगत गुरु कहो। हम प्रार्थना पत्र लेकर नहीं गए थे कि हमको सोने की चिड़िया कहो। भारत की ऋषि संस्कृति के कारण दुनिया ने हमको जगत गुरु कहा, और भारत की कृषि संस्कृति के कारण दुनिया ने हमको सोने की चिड़िया कहा। आत्मनिर्भर भारत के बहुत सारे बिंदु होने के बाद भी 3 बिंदुओं में सारा विषय समाहित हो जाता है। पहला, भारत का अर्थतंत्र। भारत के अर्थतंत्र का आधार भारत की खेती थी, भारत की कृषि थी। भारत की कृषि संस्कृति के कारण दुनिया ने हमको सोने की चिड़िया कहा। जरा पीछे लौटने का फिर समय आ गया। आप देखिए कि मुगल काल में भारत इतने दिन पराधीन रहा। मुगल काल में भारत की जीडीपी 40% थी, और ब्रिटिश काल में जब दुनिया ने हमको सताया तो भी जीडीपी 24% थी। और अब स्वाधीन भारत के पश्चात धीरे धीरे घटते घटते हम साल भर पहले 6-6.5% जीडीपी पर थे। तो हम कहाँ हैं? तो भारत के अर्थतंत्र का आधार भारत की खेती है। भारत की कृषि को संभालना होगा, और कृषि को संभालने के लिए मेरा एक आग्रह और है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए विद्वानों और विशेषज्ञों से बचना चाहिए। भारत का जो आम नागरिक है, भारत का साधारण किसान है, उस किसान को अगर बीच में लाएंगे, उसके साथ अगर संवाद करेंगे, तो हमको पता लगेगा कि भारत की खेती कैसी होती है। कभी कभी एक विडंबना भारत की ये है, जब से आईएएस लॉबी आई है, एक आईएएस जो कृषि वैज्ञानिक कहा जाता था, एक गांव में गया और गांव के किसानों से उन्होंने कहा कि यहाँ ईंटें बहुत कम होती, खाद बढ़ाओ। ये कई साल पहले समाचार पत्रों में आया। गांव वाले जरा मुस्कुराए। गांव वालों ने कहा कि ईंटें बनाने के लिए भट्टे में ईंट बनानी पड़ती है, उसी में जलानी पड़ती है, पकानी पड़ती है, इसके लिए खाद की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो इस सारा भ्रम हमने फैलाया है, और धीरे धीरे भारत की खेती भारत के हाथ से चली गई। भारत का अर्थतंत्र का आधार खेती थी। और अगर आप थोड़ा और पीछे लौटेंगे तो घाघ नाम का कवि हुआ है। घाघ ने कहा, उत्तम खेती मध्यम बा, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। सारे भारत के लोगों को नौकर बना दिया गया है। थोड़ा और पीछे लौटेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा 25-30 साल पीछे लौटिए। हर गांव के अंदर एक कुम्हार होता था, हर एक गांव के अंदर एक लोहार होता था, हर एक गांव के अंदर एक सुनार होता था, हर गांव के अंदर एक दुकानदार होता था, हर एक गांव के अंदर एक धोबी होता था, हर एक गांव के अंदर गांव के लोगों का चना मक्का बोने के लिए भड़भूजा होता था। और ये किसी के नौकर नहीं थे, इनके अपने अपने काम थे, और उन्हीं कामों को आधार बनाकर अपना स्वतंत्र जीवन ये जिया करते थे। हमने सारे भारत को नौकरी के स्तर पर ला करके खड़ा कर दिया। हर एक गांव में एक नाई था। नाई भारत का राजदूत कहा जाता था। अगर एक गांव में अगर किसी की बेटी की शादी हुई है और बेटी अपने ससुराल गई है, और ससुराल जाने पर मानो उसका भाई बेटी को, बहन को वापस लेने नहीं पहुंच पाया, तो गांव का नाई भेजा जाता था। और नाई बेटी की ससुराल और बेटी का मायका, इसके दोनों के बहुत बीच में स्वागत है अभी। सेतुबंध का काम करता था। और अगर किसी को निमंत्रण देना होता था कि विवाह में सब लोगों को आना है, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, वहां की भाषा में, गांव की भाषा में उसको चूल्हा न्योत कहते हैं, कि सबको आना है, तो उतने बताशे लेकर नाई उस परिवार में जाता था। और अगर किसी के परिवार से एक आदमी को आना, माना दूर का नाता है लेकिन आना है, तो एक बताशा लेकर जाता था। क्योंकि घर का मालिक, बेटी का पिता अगर निमंत्रण लेकर जाएगा तो थोड़ा संकोच करेगा। कि नाई आपस के संबंधों को मजबूत करने में सहायक होता है। ये कोई किसी के नौकर नहीं थे, सबके अपने राज थे, अपने अपने काम थे, स्वतंत्र स्वावलंबी। गड़बड़ कहां से हुई?
भारत के अर्थतंत्र की गड़बड़। अंग्रेज जब इस देश के अंदर आया, अंग्रेज ने पूरी मैपिंग की, पूरे भारत के अंदर खोज की, सोना कहाँ है, नदियां कहाँ है, खेती कहाँ है, जमीन कैसी है, पूरी मैपिंग की। उस मैपिंग के दौरान अंग्रेज जब एक गांव में गया, उसने देखा कि गांव का एक लोहार अपने बेटे को और गांव के दूसरे बालक को जंजीर बनाना सिखा रहा है। जंजीर का लोहा गर्म करके उसको पीटने का काम वो दोनों बच्चे कर रहे हैं। लोहा गर्म था, और वो जो लोहा उसकी राड बनाई जाती थी, उससे जो कुंडे बनाए गए और कुंडों को फिट करना, दोनों बालक कर लेते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, और एक मजबूत जंजीर बन जाती थी। अंग्रेज ने देखा कि ये अजीब बात है, ये सारा काम फ्री में हो रहा है। अंग्रेजों की क्योंकि सरकार थी, तो उन्होंने कहा ये काम नहीं होगा, इसके उसका टैक्स लगेगा, उसकी फीस देनी पड़ेगी। और यहाँ पर आईटीआई नाम का एक एक सरकारी एक तमाशा खड़ा किया गया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और इसमें अलग अलग ट्रेड नाम दिया गया, एक टर्नर और एक फिटर। यानी जो जंजीर का कुंडा है उसको टर्न करना माने मोड़ना, अंग्रेजी में उसको टर्नर कहा गया। और बने हुए कुंडों को जोड़ना, उसको फिटर कहा गया। अब वो कुंडे बने हुए टर्नर के यहाँ बहुत दिनों तक पड़े रहे, फिर फिटर के पास आए, उसको जोड़ने में देर लगी। और यहाँ एक लोहार अपने दो बालकों को लेकर के बिना किसी पैसे के, बिना किसी नौकरी के, बिना किसी तंत्र और यंत्र के पूरा कर लेता था। ये सारा काम, ये तो एक उदाहरण मात्र है। ये सारी चीजें भारत के हाथ से निकलती गई, और इस देश के अंदर छोटी बड़ी कंपनियां आती चली गई, और भारत का अर्थतंत्र भारत के हाथ से निकल गया। विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा नमूना, मैं जब छठी क्लास में पढ़ता था, मेरठ के पास मेरा एक गांव है, तो वहां जब पढ़ता था तो मुझे ध्यान था कि मेरी उम्र 9 साल 10 साल, तो अफगानिस्तान के पठान बैसाख के उधार हींग बेचने आते थे। गांव की अनपढ़ महिलाएं जो अपने घर के बड़े लोगों से पर्दा करती थी, और अफगानिस्तान में पठान भी पढ़े लिखे नहीं थे। एक पठान के 4 गांव, दूसरे पठान के 3 गांव, चौथे पठान के 8 गांव, उन पठानों के गांव निश्चित होते थे। वो हींग बेचने के उन गांव में आते थे। गांव की अनपढ़ महिलाएं जो पर्दा करती थी, जो पठानों से पर्दा नहीं करती थी, हींग की उनको पहचान थी। उस हींग को पहचान करके ताल ठोक करके लेती थी हींग। और वो पठान 6 महीने बाद पैसा लेने आते थे। ना कोई किताब थी, ना कॉपी थी, कोई रिकॉर्ड नहीं था, और कोई बेईमानी नहीं होती थी। विश्व व्यापार के इससे बड़ा उदाहरण कौन सा हो सकता है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 50 साल पुरानी है। मैं इसलिए पीछे लौटने की बात कर रहा हूं। ये सारी बातें थी, इसलिए दुनिया ने हमको सोने की चिड़िया कहा। भारत का अर्थतंत्र भारत के विकास की एक रीढ़ था, खेती पर निर्भर था। मैं थोड़े दिन पहले एक रिक्शे में जा रहा था लखनऊ के अंदर, हाथ का रिक्शा। एक बिहार का रिक्शे वाला था, उसने कहा बाबूजी थोड़ा किनारे रिक्शा रोक के मैं पानी पीऊंगा। मैंने कहा पी लो। उसने कहा बाबूजी चाणक्य को जरूर पढ़िए, भटरी को पढ़िए, घात को पढ़िए। मैंने कहा, तो उसको ये लग रहा था मेरा दुबला पतला शरीर देख करके मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। मैंने कहा क्यों पढ़िए? उन्होंने कहा चाणक्य को पढ़िए, चाणक्य ने साम्राज्य बदल दिए, चाणक्य ने राष्ट्रीयता की शिक्षा दी। और घात को पढ़िए, मौसम विज्ञानी, दुनिया का सबसे बड़ा मौसम विज्ञानी। मैंने कहा भाई एक आधा उदाहरण बताओ। उन्होंने कहा दिन में बादल रात में तारे, यही काल के लक्षण सारे। मैंने कहा इतना बड़ा विज्ञानी था, दिन में बदतर रात में बदतर, वही पुरवाही झपर झपर। और उन्होंने कहा, ऐसा वो अनपढ़ रिक्शे वाला, उन्होंने कहा मेरे दोनों बच्चे बीएचयू में पढ़ता इंजीनियरिंग की क्लास पढ़ रहे हैं। ऐसा जो तंत्र है, घाघ को पढ़ करके, चाणक्य को पढ़ करके, भटरी को पढ़ करके उस रिक्शे वाले के अंदर आया। तो भारत के अर्थतंत्र को सुरक्षित करने के लिए भारत के किसान की ओर लौटना पड़ेगा, भारत की जमीन की ओर लौटना पड़ेगा, पुराने तौर तरीकों पर लौटना पड़ेगा। अतीत को वर्तमान तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान को संवारा जा सकता है, संभाला जा सकता है। दूसरा, भारत की आत्मनिर्भरता का आधार है भारत का स्वास्थ्य। आपके इस कार्यक्रम में मैं घोषणा करना चाहता हूं कि भारत के अंदर एड्स की बीमारी नहीं है। मैं लखनऊ में रहता हूं, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर मेरे परिचित हैं।
मैंने लखनऊ के डॉक्टरों से कहा, बड़े बड़े हॉस्पिटल या विश्वविद्यालय भी है, विश्व चिकित्सा विश्वविद्यालय, मैंने कहा 50 लोग ढूंढ कर ले आओ एड्स के। 50 लाख आबादी का शहर है लखनऊ, एड्स की बीमारी नहीं। अरबों डॉलर की कंडोम का बाजार हिंदुस्तान को बनाना, अरबों डॉलर की अंग्रेजी रिजेक्टेड दवाइयों का बाजार हिंदुस्तान को बनाना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र इतना बड़ा है कि मानो भारत के लोग इतने निकम्मे हैं कि दुनिया की जितनी बीमारी महामारी होती है, इन भारत के अभागे लोगों को ही होती है। एक भारत की जनता के अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करना, आपको ताज्जुब होगा कि मुझे तो हेपेटाइटिस बी हुआ था, उसकी भी कोई दवा नहीं। आपको ताज्जुब होगा कि मैंने जीवन में कभी दवा नहीं खाई, कोई एलोपैथिक दवा नहीं खाई। और वो हेपेटाइटिस बी में भी जो वैद्य ने बताया कि मीठे फलों से पेट भरे रहना चाहिए, 3.5 महीने में ठीक हो गया, मुझे कोई बीमारी होती नहीं है, कोई दवाई मैंने नहीं, मैं दवा का स्वाद नहीं जानता। तो भारत का स्वास्थ्य तंत्र 90% बीमारियों के इलाज भारत की रसोई में है। अभिनंदन है इस 19 कोविड का। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आई बीमारी महामारी आई, बहुत अच्छा हुआ। इसलिए अच्छा हुआ कि भारत को अपनी स्वत्व का पता लग गया, अपने अपनत्व का पता लग गया। जिस बात की चर्चा की गई, भारत के अदरक की, लहसुन की, काली मिर्च की, लौंग की, भारत के मसालों की जो रसोई में मिलते हैं, उन सब के अंदर इन बीमारियों के इलाज है। हाथ धोना हमारी परंपरा रही है, जूते बाहर निकालना परंपरा रही है। भारत की रसोई भारत की बीमारियों का इलाज है। हमको लत ये लग गई पिछले 50 वर्षों में कि डॉक्टर देशी नहीं, डॉक्टर केवल लखनऊ का नहीं। एक हमारा मित्र भारत में या लखनऊ के अंदर एक डॉक्टर के पास गया, और जब वो गया तो उसको थोड़ी बहुत खांसी थी। तो जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कुछ दवा दी तो उसको चैन नहीं पड़ा, पैसे वाला आदमी था। तो वो दिल्ली गया, उसके दिमाग के अंदर विदेशी डॉक्टर फॉरेन रिटर्न, ये जो कीड़ा समाया हुआ था, ये कीड़ा ही बर्बादी कर रहा है। वो दिल्ली गया, एक फॉरेन रिटर्न DLZ 570, चाहे किसी विदेशी कार का नंबर उठा लाया हो, बोर्ड पर उसने फॉरेन रिटर्न पढ़ा। आपने कभी डॉक्टर को हंसते नहीं देखा होगा। वो डॉक्टर ने आला लगाया उसके सीने पर, कान में अपना वो माइक्रोस्कोप लगाया, उसकी धड़कन सुनी, फिर आला अलग रखा और बड़े धीरे से कहा कि तुमको ब्रोंकाइटिस हो गया। ब्रोंकाइटिस का मतलब ना डॉक्टर जानता है ना मरीज जानता है, मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं जानते। और ये लखनऊ का मित्र हफ्ते में एक बार डॉक्टर के पास जाता था। 3 महीने बाद, खांसी को तो ठीक होना ही था, 3 महीने का समय लगा, 30,000 रुपया लगा। इस लड़के ने अपनी दादी से कहा, उन्होंने कहा दादी 30,000 रुपये खर्च हुए, 3 महीने का समय लगा, लेकिन एक बड़ी खराब बीमारी थी। दादी थोड़ा पढ़ी लिखी थी। उन्होंने कहा बेटा कौन सी बीमारी थी? उन्होंने कहा कुछ बोल रहा था, ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस। उन्होंने कहा अरे तुम बेवकूफ है, तवे पर गरम तवे फिटकरी भून करके उसका पाउडर बना करके शहद में मिला करके दिन में 4 बार चाट लेते 1-1 घंटे में, और पानी नहीं पीना था, 3 दिन में खांसी ठीक हो जाती। दादी का कहना नहीं माना, लखनऊ से दिल्ली गया, 30,000 रुपये खर्च किए और 3 महीने का समय लगाया, और तथाकथित फॉरेन रिटर्न, वो दवा जो लिखता था वो भी उसी के भतीजी की दुकान से मिलती थी। डॉक्टरों ने व्यापार करना शुरू कर दिया और हम अंग्रेजी चपेट में आए, अंग्रेजियत के चक्कर में आए। तो 90% बीमारियों का इलाज भारत की रसोई में है। भारत की रसोई को संभालना पड़ेगा। धन्यवाद इस कोरोना का, जिसने भारत के लोगों को भारत की रसोई संभालने का मौका दिया। बीमारी को जाना ही है। भारत का खान पान, भारत के आचरण, भारत के तौर तरीके इतने सशक्त हैं, आज भी डेथ रेट सबसे कम भारत की धरती पर है। अमेरिका के अंदर लाशें बिछी पड़ी जिसकी आबादी हमसे चौथाई है। ब्राजील जो बड़ा विकसित देश कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके अंदर भारत अभी भी अपने तरीके से खड़ा है। तीसरा तंत्र भारत के आत्मनिर्भरता का तत्व है भारत की शिक्षा। भारत की शिक्षा थोड़ा और पीछे लौटेंगे
किन कारणों से दुनिया ने हमको जगत गुरु कहा? तो भारत की ऋषि संस्कृति के कारण दुनिया ने हमको जगत गुरु कहा। थोड़ा सा फिर पीछे लौटते हैं भारत को पहचानने के लिए। सन 1836 में भारत के अंदर एडम स्मिथ आया। 10-12 साल भ्रमण करने के बाद एडम स्मिथ ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी कि भारत के 7,32,000 गांव में शिक्षा की समुचित और संपूर्ण व्यवस्था है। उसमें से 1,32,000 गांव पाकिस्तान में। ये भी एक चिंता का विषय है। जब से पाकिस्तान निर्मित हुआ, अर्थात देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान भी परेशान है, दुनिया भी परेशान है और भारत भी परेशान है। आखिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय बड़ा आसान है। इसका उपाय एक मुस्लिम कवि ने बताया है। 19 जनवरी को इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर मुस्लिम कवि ने एक गीत गाया, ना मुझे बांग्लादेश चाहिए ना पाकिस्तान चाहिए, मुझे मेरा पुराना हिंदुस्तान चाहिए। मेरा आग्रह है हिमालय से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक सारे भारत की जनता को ये गीत गाना चाहिए। पाकिस्तान काल हो जाए, पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये भी एक बीमारी है। एडम स्मिथ लिखता है भारत के 7,32,000 गांव में शिक्षा की समुचित संपूर्ण व्यवस्था है। उसमें से 1,32,000 गांव पाकिस्तान में है। आगे एडम स्मिथ लिखता है जिन बालक बालिकाओं के विकास की जो संभावना बनती है, उसके आगे की शिक्षा का प्रबंध इन ग्राम पंचायतों के पास है। जरा सर्व शिक्षा अभियान जो देश के अंदर आया, जिसमें मध्य प्रदेश में हजारों शिक्षकों ने आत्महत्या की, सर्व शिक्षा अभियान चलाने वालों से कोई सवाल करे, आखिर शिक्षक क्या आत्महत्या करता है क्या? सर्व शिक्षा अभियान के सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। तो एडम स्मिथ लिखता है कि आगे की शिक्षा का प्रबंध इन बालक बालिकाओं का उन ग्राम पंचायतों के पास है। आगे एडम स्मिथ लिखता है 98% साक्षरता, 98%। अंग्रेजों ने निरक्षर बनाया हमको। आगे एडम स्मिथ लिखता है 130 विश्वविद्यालय, जिसमें नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, और ये विश्वविद्यालय, इनके अंदर कोई डॉलर लेकर नहीं आए। देश और विदेश के हजारों छात्र छात्राएं एक एक विश्वविद्यालय में पढ़ते थे और इन विश्वविद्यालयों का प्रबंधन, जहां ये विश्वविद्यालय स्थापित थे उसके चारों ओर जो 100-200 गांव थे, वो गांव इसका प्रबंधन किया करते थे। कोई विदेश से आया तो डॉलर लेकर नहीं आया, देश से गया तो धन लेकर नहीं गया। ऋषियों के संतान हैं हम, ऋषियों ने वहां शिक्षा दी। ये सारे भी विश्वविद्यालय के नाम पर बड़े स्तर के गुरुकुल थे। इनके अंदर जीवन सुरक्षित था। एक आक्रमणकारी आए, तक्षशिला विश्वविद्यालय का सारा पुस्तकालय जला दिया, बहुत दिनों तक जलता रहा। ये सारी चीजें हमने सुनी है और देखी। आगे एडम स्मिथ लिखता है काश ऐसी शिक्षा इंग्लैंड में भी होती। इसका मतलब है कि 1836 तक ब्रिटेन दुनिया के अंदर कहीं भी शिक्षा के स्तर पर खड़ा नहीं था। यहाँ के बहुत सारे शास्त्र चुरा कर ले जाए गए। यहाँ के अध्यापकों को थोड़ा बंधक बनाकर ले जाया गया और बड़े शैतानी से, बड़ी शरारत के माध्यम से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया की प्रथम यूनिवर्सिटी माना जाने लगा। ऑक्सफोर्ड उस समय भी थी, 1001 में स्थापना उसकी हुई, लेकिन ये सारा षड्यंत्र भारत की शिक्षा के साथ किया गया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मैकाले को भेजा और कहा देखो एडम स्मिथ की रिपोर्ट सही है या गलत है। मैकाले ने 5-6 साल में रिपोर्ट दी थी, 35 साल उम्र थी मैकाले की। मैकाले ने जो रिपोर्ट दी, मैकाले ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा ये 7,32,000 विद्यालय इलीगल घोषित कर दिए जाएं, इनकी जगह पर कॉन्वेंट खोले जाएं। कॉन्वेंट का अर्थ भारत का आम नागरिक नहीं जानता। 99% लोग कॉन्वेंट शब्द का अर्थ नहीं जानते। कॉन्वेंट का अर्थ है कि इंग्लैंड में 70% बच्चे वो हैं जिनके माता पिता का कोई पता नहीं है। इंग्लैंड की भाषा में उसको बास्टर्ड कहते हैं, अर्थात अंग्रेजी में बास्टर्ड कहते हैं, हिंदी में अवैध संतान कहते हैं। मैं और मेरे जैसे लोग गांव के रहने वाले हैं, जो कहते हैं आप जानते हैं, बोलना ठीक नहीं है, बड़ा खराब शब्द है। इसलिए इंग्लैंड के संविधान के अनुसार
ये जो 70% बच्चे जिनके माता पिता का कोई पता नहीं है, इनके रहने का, खाने का और शिक्षा का प्रबंध इंग्लैंड की सरकार को करना पड़ता है। उन सेंटर्स को कॉन्वेंट कहते हैं। 90% भारतवासियों को इसका पता नहीं। और इन कॉन्वेंट जो सेंटर हैं, इनका प्रबंधन 70% नन्स के हाथ में है। नन्स माने वहां की सन्यासी महिलाएं, जिनका जीवन कटी पतंग के समान है, जिन्होंने कोई पारिवारिक जीवन नहीं जिया है। दुनिया भर की अभद्रताएं जिनके जीवन में समाई हुई हैं, उस मकर जाल में हम फंसते चले गए। भारत की शिक्षा भारत के ऋषियों के हाथ से निकलती चली गई और हम इस भारत की एक पश्चिमी शिक्षा के अनुयायी बन गए। यहीं से सारा सारा तमाशा शुरू हुआ। छोटे छोटे बच्चों के गले में टाई लटका करके, जूता पहना करके, मोजा पहना करके, 10 साल के बच्चे के जो पैर में आप जूता मोजा पहनाएंगे, गले में टाई लटकाएंगे, ना वो हिल सकेगा, ना डुल सकेगा, ना खेल सकेगा, ना वो गिरना पड़ना सीखेगा। ये तमाशा जो शुरू हुआ, 50-50 रुपए दे करके, 25-50 उस समय जो भी होता होगा, एक 1.5 कमरे में अध्यापिकाओं को नौकर बनाया गया और टाई लटका करके आधी अधूरी गिटर पिटर अंग्रेजी बोल करके भारत के भावी समाज को फंसाया गया, उलझाया गया। और आज हम शिक्षा के विषय में दो राय पर, नाम अंग्रेजी के हैं ना हिंदी के हैं। और जिन कारणों से दुनिया ने हमको जगत गुरु कहा था, वो कारण पीछे थे जो मैंने आपको याद दिलाए, उनको पहचानना पड़ेगा। भारत के अंदर अंग्रेजी लाई गई। भारत ने ये नहीं पहचाना स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात कि दुनिया के 6-7 देश जो समृद्धशाली देश कहे जाते हैं, उन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने अपने अपने देश की मातृभाषा में की। आप इजराइल का उदाहरण लेंगे, हिब्रू भाषा में 19 नोबेल पुरस्कार मिले और हम अंग्रेजी पढ़ते चले गए, ना अंग्रेजी के रहे ना हिंदी के रहे। अंधकार होता चला गया, रास्ते रुकते चले गए और आज दो धाराओं में बढ़ता दिखाई देता है हिंदुस्तान, कुछ अंग्रेजी और कुछ हिंदी। इन सारे लक्षणों को पहचानना पड़ेगा भारत की प्रगति के लिए। आत्मनिर्भरता का ये पहला लक्षण है। इसको अगर नहीं पहचाना, भारत की शिक्षा भारत के हाथ से नहीं जानी चाहिए। तब जाकर के मजबूरी में अब पिछले 5-6 वर्षों में थोड़ा समय बदला और फिर हम आत्मनिर्भर भारत की बात सोचने लगे। इसमें भारत की शिक्षा को भी भारत के धरातल पर, भारत के स्वभाव के अनुसार, भारत की आवश्यकताओं के अनुसार। तभी तो रक्षा मंत्री ने कहा कि 100 ऐसे यंत्र जो विदेश से मंगाए जाते थे नहीं मंगाए जाएंगे, सब यहीं बने। प्रधानमंत्री ने भी कुछ आश्वासन दिए हैं, लेकिन जड़ तो भारत की जनता को पकड़नी पड़ेगी। भारत की नई शिक्षा नीति में थोड़े से असंकेत हैं, ज्यादा तो उसमें भी नहीं, उसमें भी बहुत सारे झोल हैं। हम बहुत ज्यादा मकर जाल में ना फंस जाए। भारत की नई शिक्षा नीति को बढ़िया मानते हुए भी उसके अन्वेषण की खोज है। आवश्यकता पड़ेगी इसका कैसा इम्प्लीमेंटेशन होता है, कार्यान्वयन किस आधार पर होता है, किस प्रकार का होता है, कितनी प्रामाणिकता के साथ होता है। इससे भारत की के अर्थतंत्र का आधार भारत की खेती, भारत के स्वास्थ्य तंत्र का आधार भारत की रसोई और भारत की शिक्षा को, जो मैंने प्राचीन भारत की शिक्षा बताई, उसको समझते हुए, और अतीत वर्तमान नहीं हो सकता, अतीत के आधार पर वर्तमान के लिए प्रेरणा ली जा सकती है। जैसा का तैसा नहीं हो सकता। वर्तमान परिवेश में अतीत से प्रेरणा लेते हुए भारत के महापुरुषों को याद करिए जरा गणितज्ञ रामानुजम को, जो बीमार आदमी था, अंग्रेजों ने उसकी प्रशंसा की। याद करिए जरा शकुंतला देवी को, जिसने थोड़ी सी देर में गणित का सवाल हल कर दिया। ये सारे लोग हमने भुलाए हैं। हमने केवल दुनिया के लोगों को याद रखा। भारत की धरती पर जो ऋषि पैदा हुए, भारत को याद करिए जरा वैदिक काल, याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि, जिनका बेटा था श्वेत केतु। श्वेत केतु जब गुरुकुल में पढ़ने गया, 3 साल अध्ययन पूरा करने के बाद जब अपने घर आया, उनके पिता थे याज्ञवल्क्य, और याज्ञवल्क्य अपने मकान की 4थी मंजिल पर खिड़की पर बैठे थे। बेटे को उन्होंने आते हुए देखा। जब बेटा घर के द्वार से 10 कदम रह गया तो याज्ञवल्क्य ने कहा, बेटा रुको। याज्ञवल्क्य श्वेत केतु रुक गया
याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो सबको जानता है उसको जानकर आए हो। श्वेतकेतु ने कहा ऐसा तो मुझे कुछ नहीं बताया। याज्ञवल्क्य ऋषि थे, तर्कशास्त्र के बहुत महान व्यक्ति थे, तर्कशास्त्र में वही जीतते थे। उन्होंने बेटे से कहा वापस जाओ गुरुकुल। बेटा वापस गया। वहां के गुरुकुल के आचार्य ने पूछा कि वापस क्यों आए। उन्होंने कहा मेरे पिता ने कहा, मेरे पिता भी ऋषि हैं, कि जो सबको जानता है उसको जानकर आए हो। आचार्य गण ने पूछा तुमने क्या उत्तर दिया। तुमने कहा, मैंने कहा ये तो मुझे नहीं बताया। सारे गुरुकुल के लोगों ने कहा 3 साल और रुको। 3 साल श्वेत केतु रुका, और 3 साल बाद जब अपने घर फिर वापस गया, उसकी चाल बदली हुई थी, सदी हुई चाल थी। उसकी चाल को देखकर वही मकान की चौथी मंजिल की खिड़की पर जो याज्ञवल्क्य बैठे थे, अपना घर छोड़ करके वानप्रस्थ के लिए चले गए। बेटे से बात भी नहीं की। याज्ञवल्क्य ने कहा मैं निश्चिंत हो गया हूं, अब मेरा बेटा संसार चला पाएगा। ये भारत की शिक्षा थी, चाल से पहचान लेना, शब्दों की पहचान से पहचान लेना। और वो याज्ञवल्क्य कौन थे? जब 1000 गाय सोने के सींग से मढ़ी हुई ये पुरस्कार में दी जाएंगी जो तत्शास्त्र में दीजिएगा, तो जिस आश्रम में ये शास्त्रार्थ हो रहा था, तो याज्ञवल्क्य ने थोड़े अहंकार के कारण कहा कि ये गाय मेरे आश्रम में पहुंचा दी जाए, क्योंकि तर्क में तो मुझे ही जीतना है। तो गार्गी ने कहा ऋषिवर ठहरिए, तर्क पूरा होने दीजिए। तर्क में गार्गी विजयी हुई। भारत की महान परंपरा का जरा अवलोकन करिए। याज्ञवल्क्य ने गार्गी के चरण स्पर्श किए, और वो गाय, सोने के सींग मढ़ी हुई गाय, गार्गी के आश्रम में पहुंचाई। ये भारत ऐसा था। यहाँ राजर्षि से ब्रह्मर्षि पैदा हुए। भारत की परंपराओं को पहचानना पड़ेगा। मैं फिर दोहराता हूं, वैसा का वैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन वर्तमान स्वरूप की कठिनाइयों को पहचानते हुए अतीत के स्वर्ण भविष्य को न पहचानना, ये गलती हम ना करें। इसको जब हम पहचानते चले जाएंगे तो और भी थोड़े 2-4 सूत्र हैं, वो आपको मैं बताता हूँ। भारत के अर्थतंत्र में क्या है, इस साल ये जो कांवड़ लेकर चलते हैं, अनेकों लोगों के का जो रोजगार है नष्ट हो गया। आप कहेंगे कांवड़ से रोजगार का क्या संबंध है? कांवड़ की भारत की महान धार्मिक परंपरा है। रोजगार का धन घटता चला गया और अनेकों परिवार भूखे मरने लगे। यहाँ के रोजगार का तंत्र दूसरा है। यहाँ मशीनों से दुनिया नहीं चली है, मनुष्य से दुनिया चली है। हम मनुष्य को निकम्मा करते चले गए, मशीन को लाते चले गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े विचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा था, कंप्यूटर जब इस देश के अंदर बैंकों में आ रहा था, तब उन्होंने कहा था ये मनुष्य को निकम्मा बनाने की एक विधि आई है। हम मशीन के गुलाम होते चले गए। हर छोटे से छोटे बालक के हाथ में मोबाइल, वो दादा दादी की गोद में अब नहीं है, डिप्रेशन में। इस पिछले 5-6 साल में आपने अजीब सा दृश्य देखा होगा। आत्महत्याओं का दौर छोटे से बालक से लेकर बुजुर्ग तक कितना चला है। किसानों की आत्महत्याएं, अध्यापकों की आत्महत्याएं, जवान लड़के लड़कों की आत्महत्याएं। इस देश के अंदर इन दुर्बलताओं की पहचान करके भारत के अतीत की सबलता, भारत के अतीत की सफलता, उसको पहचान कर आगे चलना पड़ेगा। 2-3 उदाहरण आपको और बताता हूं, जरा पढ़कर बताने पड़ेंगे। के अंदर एक बहुत बड़े चिंतक और विचारक हुए हैं जिनका नाम था निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का लेख तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस आत्मनिर्भर भारत के विषय में समझाते हुए निर्मल वर्मा की 4-6 पंक्तियां आपको पढ़कर सुनाता हूं। यदि भारत का सभ्यता बोध और सांस्कृतिक परंपराएं आज भी मौजूद है, तो उसका मुख्य कारण यह है कि उसका मुख्य कारण वह केंद्रीय आध्यात्मिक तत्व है, जिसमें इतनी क्षमता और ऊर्जा थी कि इतिहास के निर्मम थपेड़ों के बावजूद वह समस्त प्रभावों को अपने भीतर समाहित कर सका। देखा जाए तो यह विचार तत्व ही है तो हमारे राष्ट्रीय जीवन की विपन्नता और ऐतिहासिक दुर्घटनाओं के बावजूद इस देश को बचाए रखने में सफल हुआ है। एक देश की पहचान सिर्फ उन लोगों से नहीं बनती जो आज उसमें जीते हैं, बल्कि उनसे भी बनती है जो एक समय जीवित थे और आज उसकी मिट्टी के नीचे दबे हैं। समय बीतने के साथ भूमि की भौगोलिक सीमाएं धीरे धीरे संस्कृति के नक्शे में बदल जाती हैं। एक के खंडित होने होते ही दूसरी गरिमा को भी चोट पहुंचती है।
ये भारत की संस्कृति का आध्यात्म तत्व है, इसको पहचानना पड़ेगा। थोड़े से और भी चीजें हैं जो आपके लायक हैं। जो भारत की संस्कृति का मूल है और केवल केवल भारत की संस्कृति नहीं, दुनिया के अंदर भी जो जीवन मूल स्थापित हुए हैं उनका भी अनुकरण कहीं ना कहीं करना चाहिए। सारा ठेका हम ही लेकर नहीं आए, लेकिन हमने जो कहा है तो दुनिया ने भी वैसा ही माना है। हमने तो दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम कहा है। हमने कहा है भारत के जो दर्शन शास्त्र है, हमने दुनिया को जीना सिखाया है। भारत का शास्त्र कहता है जीवन जीने की कल्पना बताता है, कल्पना नहीं है, शास्त्र की उक्ति है। उसके आधार पर कुछ चीजें दुनिया में भी आई। एक छोटा सा शीर्षक है न्याय, न्याय और न्याय। मुलजिम महज 15 साल का लड़का था। स्टोर से चोरी करते हुए पकड़े जाने पर गार्ड की गिरफ्त से भागने की कोशिश में स्टोर का एक सेल्फ भी टूट गया। जज ने जुर्म सुना और लड़के से पूछा, तुमने सचमुच कुछ चुराया था? ब्रेड और पनीर का पैकेट। लड़के ने निजी नजरी करके जवाब दिया। क्यों? उसने कहा, मुझे जरूरत थी। जज ने कहा, खरीद लेते। ने कहा, पैसे नहीं थे, घर वालों से ले लेते। लड़के ने कहा, घर में सिर्फ माँ है, बीमार और बेरोजगार भी है, उसी के लिए चुराई थी। जज ने कहा, कुछ काम नहीं करते? करता था, एक कार वाश में। माँ की देखभाल की एक दिन की छुट्टी ली तो मुझे निकाल दिया। किसी से मदद मांग लेते? लड़के ने कहा, सुबह से निकला था, तकरीबन 50 लोगों के पास गया, किसी ने मदद नहीं की। बिल्कुल आखिरी में ये कदम उठाया, चोरी का। गिरह खत्म हुई, जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। चोरी और खुसूसन ब्रेड की चोरी बहुत बड़ा जुर्म है। इस जुर्म के हम सब जिम्मेवार हैं। अदालत में मौजूद हर शख्स, मुझ समेत, हम सब मुजरिम हैं। जज ने अपने को भी मुजरिम माना, इसलिए यहाँ मौजूद हर शख्स पर $10 का जुर्माना लगाया जाता है। $10 दिए बगैर कोई यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेगा। ये कहकर जज ने $10 अपनी जेब से बाहर निकाल कर रख दिए और पेन उठाया और लिखना शुरू किया। इसके अलावा मैं स्टोर पर $1000 का जुर्माना करता हूँ, क्योंकि उसने एक भूखे बच्चे से गैर इंसानी सलूक करते हुए उसे पुलिस के हवाले किया। अगर 24 घंटे में जुर्माना जमा नहीं किया, कोर्ट स्टोर सील करने का हुक्म दे देगी। सारी जुर्माना राशि इस लड़के को देकर कोर्ट इस लड़के से माफी तलब करती है। फैसला सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद लोगों की आंखों में आंसू तो बरस ही रहे थे, उस लड़के की भी हिचकियां बन रही थी। वो बार बार जज को देख रहा था और अपने आंसू छिपाते बाहर निकल गया। ये जीवन है, इस जीवन को समझना पड़ेगा। और अगर जीवन को हम नहीं समझते हैं तो हम कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा और बताता हूं। मजेदार बात देखिए, इस ब्रिटिश साम्राज्य के समय में सूर्य अस्त नहीं होता था। अंग्रेजों ने विभिन्न अत्याचार इस देश के ऊपर किए। आज उसी ब्रिटिश के सिक्के पर, पाउंड पर, महात्मा गांधी की तस्वीर अंकित होने जा रही है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा 9 अगस्त को महात्मा गांधी ने दिया था। 15 अगस्त को भारत स्वाधीन हुआ। वहां की जो कैबिनेट है ब्रिटेन की, वो ये तय कर रही है कि महात्मा गांधी नस्लीय भेद के बहुत बड़े विरोधी थे। उसको आधार मानकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि वहां जो सिक्का, जो पाउंड है, उसमें गांधी की। कमाल है, देश चर्चिल का और सिक्का गांधी का। आखिर में सिक्का भारत का ही आने वाला है, इस बात को हम ध्यान करें। दूसरा, भारत के जीवन मूल्य, उसको भी जरा समझने की कोशिश की जाए। आखिर हम क्या हैं? हम अपने को भुलाते चले गए। थोड़ा इसको सुनिए जो मैं पढ़ रहा हूं। मानवीय मूल्यों पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में, मानवीय मूल्यों पर आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में भूटान के रियल विश्वविद्यालय के कुलपति
दोरजो जी हिस्सा ले रहे थे। उनसे पूछा गया कि भूटान के लोग इतने खुश मिजाज कैसे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सरल है, हम अपना पैसा हथियार खरीदने में नहीं बल्कि शिक्षा पर खर्च करते हैं। और भूटान में शिक्षा का मतलब डॉक्टर इंजीनियर तैयार करना नहीं है, बल्कि छात्रों के मानवीय मूल्यों के बारे में पढ़ाना है। और यह भी कि मौत जिंदगी का असल सत्य है, जीवन के खत्म होने से पहले हम इसे जी लें, हथियारों से कुछ हासिल नहीं होता। उनकी बातों का मर्म यही था कि जीवन का मतलब है शांति के साथ जीना, मानवीय मूल्यों के साथ हर पल बिताना और हर तरह की शिक्षा हिंसा का प्रतिरोध करना। मूल्यों को लेकर यह एक और वृत्तांत है। भूदान आंदोलन के समय विनोबा भावे के पास एक अमेरिकी आया और बोला, मुझे अमेरिकी नौजवानों के लिए एक संदेश चाहिए। पहले तो उन्होंने खुद को छोटा आदमी समझकर बताकर संदेश देने से असमर्थता जताई। फिर बोले, अपने देश के लोगों से कहिए कि वे अपने कारखानों में 364 दिन खूब हथियार बनाएं। अमेरिकी नौजवानों को रोजगार चाहिए, काम नहीं होगा तो बेरोजगारी फैलेगी, और इसलिए हथियार बनाएं। लेकिन 365वें दिन उन हथियारों को समुद्र में डुबो दें, क्योंकि हिंसा हमेशा हिंसा को जन्म देती है और वह एक मनुष्य का जीवन मूल्य नहीं हो सकता। दरअसल हमारे जीवन मूल्यों में शामिल हो कि दूसरे भी हमारे जैसे ही हैं, उनका भी जीना उतना उतना ही ख्याल रखना है जितना हम खुद अपना या अपनों का रखता है। इससे दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी। ये भारत के जीवन मूल्य हैं, इसको समझना पड़ेगा। भारत की जीवन शैली को धरती पर उतारना पड़ेगा। भारत का शास्त्र कहता है, तजेदेकम कुलशार्थे ग्रामशार्थे कुलम तजेत, ग्रामम जनपदशार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम तजेत। अंग्रेजी विचारक ने, अनुवादक ने भी इसको अंग्रेजी में अनुवादित करते हुए कहा है, मैंस हायर प्रोग्रेस कंसिस्ट इन सीरीज ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ हिज हायर सेल्फ टू हिज लोअर सेल्फ। इसका वही अर्थ होता है जो तजेदेकम कुलशार्थे का होता है। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, जैसा का तैसा नहीं हो सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आचरण में वो चीजें आती चली जाती हैं। उस रिक्शे वाले की तरह जिसने कहा, अनपढ़ रिक्शे वाले ने कहा, बाबूजी चाणक्य जरूर पढ़िए, भड्री को जरूर पढ़िए, घात को जरूर पढ़िए। बड़े आग्रह से उसने कहा। कभी कभी उस रिक्शे वाले की बात माननी चाहिए। और इस सारी आत्मनिर्भरता की खोज में मेरा फिर निवेदन है, जितने विद्वान और विशेषज्ञ हैं इनसे बचना चाहिए। खेती को बढ़ाना है तो भारत के किसान की नब्ज टटोलनी पड़ेगी। शिक्षा को बढ़ाना है तो भारत के उन प्राइमरी के अध्यापकों को जो आज से 50 साल पहले पढ़ाते थे, टटोलना पड़ा, जिनकी उम्र आज 75-80 साल हुई। उनसे पूछना पड़ेगा आखिर कौन सी बात थी उस समय। एक गुरुओं का आदर, समाज का एक समावेशी स्वभाव, छात्र का समर्पण, ये सारी चीजों को लाने के लिए शिक्षा के विषय में अगर परामर्श करना होगा तो भारत की धरती पर जीने वाले लोगों से करना पड़ेगा। विशेषज्ञों और विचारों से, विशेषज्ञों और विद्वानों से थोड़ा बचना पड़ेगा। हमको आदत ये पड़ गई है कि ये बहुत जोरदार लोग हैं। दुनिया के अंदर देश का काम और समाज का काम करने वाले लोग, देश का काम और समाज का काम, राष्ट्र का काम किसी धनवानों ने नहीं किया, बलवानों ने नहीं किया, विद्वानों ने नहीं किया। देश का काम हमेशा देश के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों ने किया है। राष्ट्र का काम राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों ने किया है। ना धनवानों ने किया है, ना विद्वानों ने किया, ना बलवानों ने किया है। ये धनवान, विद्वान, बलवान, ये भारत की संस्कृति के आधार नहीं है। भारत की संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास भारत के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखने वाले लोगों ने किया है। अगर धनवान देश का बनाने वाले होते तो टाटा, बिरला, डालमिया जैसे लोग पहले भी थे और अब भी हैं। और अगर विद्वान देश को बचाने वाले होते तो रविन्द्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार विजेता, जब जापान के किसी विश्वविद्यालय में भाषण देने गए, वहां के विद्यार्थियों ने हूट कर दिया। उन्होंने कहा, अगर आप इतने विद्वान हैं, आपका दर्शन इतना बढ़िया है, तो अपने देश को स्वाधीन क्यों नहीं करा लेते। नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को वापस लौटना पड़ा। अगर बलवान इस देश का
को धन संपन्न बनाना चाहते तो विश्वजयी गामा जैसे पहलवान इस देश के अंदर हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर 300 से अधिक कुश्तियां लड़ी हैं। नागपुर का रहने वाला था एक मोहम्मद अली, और ये गामा एक भी कुश्ती में कभी पराजित नहीं हुई। नागपुर का रहने वाला था एक पहलवान मोहम्मद अली, वो जापान के पहलवान से कुश्ती लड़ने के लिए गया। कुश्ती में 3 बार चित्त किया इसको, जापान के पहलवान को मोहम्मद अली ने। जापान का पहलवान खींच गया। उन्होंने कहा इस बात पर फैसला होगा कौन कितना वजन उठा सकता है। मोहम्मद अली ने कहा मैं नागपुर से आया हूं। आज हम जानते हैं कि पूरे भारत की राजधानी नागपुर हो गई है संघ के नाम से। तो उन्होंने कहा मैं नागपुर, उस समय वो नहीं जानता था मोहम्मद अली। उन्होंने कहा मैं नागपुर से आया हूं, भारत की धरती से आया हूं। कुश्ती लड़नी है तो चौथी बार भी लड़ सकता हूँ, मैं वजन उठाने वाला कुली नहीं हूँ, हमार नहीं हूँ। और अंत में चौथी बार भी जब जापान के पहलवान को चित कर दिया तो जापान के पहलवान ने खींच कर मोहम्मद अली के मुंह पर थूक दिया। मोहम्मद अली ऊपर था, जापान का पहलवान नीचे था। मोहम्मद अली ने जापान के पहलवान को एकदम छोड़ देने का, अब तो मैं वैसे ही जीत गया। इस विधा को पहचानना पड़ेगा। भारत के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों को पहचानना पड़ेगा। उस संस्कृति को लाना पड़ेगा खेती के माध्यम से, स्वास्थ्य कार्यों के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से, जो विधि भारत की मिट्टी के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर सके और कह सके वी आर गोइंग टू रिकंस्ट्रक्ट द नेशन। हम राष्ट्र मंदिर के पुनर्निर्माण के काम के लिए पैदा हुए हैं और हम छोटे मोटे लोग नहीं है, भगवान का घर है भारत। वी हैव डिवाइन पावर, वी आर डिवाइन इंस्ट्रूमेंट। हम जगत नियंता के दिव्यवंश हैं। अफ्रीका के आदिवासी जंगल में एक मानव विज्ञानी गया। मानव विज्ञानी ने कुछ बालक इकट्ठे किए और एक पेड़ के पास मिठाई के कुछ टोकरे रखे। 10-12 बालक थे। मानव विज्ञानी ने कहा कि मैं जब कहूंगा आपको दौड़ना है, और ये जो मिठाई की टोकरे हैं, जो पहले पहुंचेगा सारे टोकरे उसके होंगे। उन्होंने मानव विज्ञानी का तैयार, दौड़ना शुरू करो। सब बालकों ने अपना हाथ, एक दूसरे ने अपने हाथ पकड़ा, जहां मिठाई के टोकरे रखे थे मिठाई सबने मिल बांट कर खाई। मानव विज्ञानी ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा हम में से कोई भी भूखा रहेगा तो हमको सबको दुख होगा। हम सब हाथ मिलाकर चले थे और हम होंगे तभी तो मैं रहूंगा। हमने तो किताबें बाद में देखी, मैं नहीं हम। लेकिन उन बालकों ने कहा, आदिवासी बालकों ने कहा जो पढ़े लिखे था, हम होंगे तभी तो मैं का अस्तित्व रहेगा। ये जीवन है। इस सारे जीवन को पहचानने का प्रयास सारे विश्व के अंदर करना पड़ेगा। भारत को विश्व जननी कहा गया है। भारत एक अभिप्सा का केंद्र है। इसकी पहचान करनी पड़ेगी, इसकी श्रेष्ठता को पहचान करनी पड़ेगी। कौन करेगा? भारत की धरती पर जन्म लेने वाले भारत के सपूत करेंगे। एक संदेश और, बालकों को समझाने की बजाय बालकों को समझने का प्रयास करना चाहिए। समझा बहुत लोग रहे हैं, मास्टर समझा रहे हैं, माँ बाप समझा रहे हैं, संत महात्मा समझा रहे हैं जो आधे से ज्यादा जेल में है। बालकों को समझने के लिए तैयार नहीं है। बालक गर्दन झुकाए सुनता रहता है। इन बालकों के अंदर उतनी प्रतिभा है, दुनिया बदल देंगे। 20 से 30 साल तक के नौजवान लड़के लड़कियों की पहचान करनी पड़ेगी। गजब की सामर्थ्य इनके अंदर है। इनकी पहचान करने के लिए इनका हौसला बढ़ाना पड़ेगा। वो हमारा हाथ पकड़े। जरा ध्यान करिए, 4 साल की बच्ची अपने दादा के साथ लाल किले के पास सड़क पार करती है तो दादा बच्ची का हाथ पकड़ लेते हैं। अपने घर आकर 4 साल की बच्ची कहती है कि दादा बड़े डरपोक मेरा हाथ पकड़ लेते जब सड़क पार करनी होती है। दादा ने 15 साल बाद बताया, बेटा मैं अपना बचाने के लिए नहीं, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाथ पकड़ता। दादा ने तुरंत भी कंडम नहीं किया। दादा ने मन के बच्चे को समझा, बच्चे को प्रोत्साहित किया। बालकों का हाथ पकड़ करके चलिए। बालकों के अंदर बड़ी शक्ति है। बालक भगवान का रूप, और इसलिए बालकों को समझाने की बजाय बालकों को समझने का प्रयास किया जाए। समझा बहुत रहे हैं, इसमें थोड़ी कमी करिए। बालकों से बहुत कुछ सीखा जाता है। बालकों से सीखने का प्रयास करिए। संगठन संस्थाओं में भी बीमारी है। हम समझाते चले जाते हैं, छोटे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते, उनको समझाते जा रहे हैं। तो थोड़ा सा छोटे कार्यकर्ताओं से भी समझने का प्रयास किया जाए। जो आज कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं,
ये उम्र में हमसे आधे हैं, आधे से भी कम ही है। ये आयोजन कर रहे हैं, मैं तो केवल बोल रहा हूं। धन्यवाद इनको, मनीष जी को। मैं समझता हूं कि आज का कार्यक्रम अ, इतना पर्याप्त है। बोलने को तो बहुत सारा, हम तो घंटों बोलते रहेंगे। 3 सूत्रों में भारत का अर्थतंत्र, भारत का शास्त्र तंत्र, भारत का शिक्षा तंत्र, भारत की धरती पर पनपते हुए शास्त्र को पहचान कर भारत के लोगों के द्वारा विश्व के कल्याण के लिए हम आगे बढ़ें, तो आत्मनिर्भर भारत दुनिया को एक महान संदेश दे सकेगा। पुनः भारत जगत गुरु की श्रेणी में आएगा, पुनः भारत सोने की चिड़िया की श्रेणी में आएगा। मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर इतना कहना पर्याप्त है। मैंने आपके सामने जो विचार रखे, आपको जो अच्छा लगा वो आपका हो गया। हो सकता है कुछ बात आपको ठीक ना लगी हो, तो मेरे साथ जाएगी और आगे काम आएगी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। आपका धन्यवाद और आभार बहुत ही सुंदर व्याख्यान के लिए। मैंने परिचय शुरू में किया था भाई साहब का, तो सब मुझे लगता है कि सभी लोग नहीं होंगे, लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि श्रीमान माननीय रामपाल जी परिवार में सिर्फ रामपाल, 2 रामपाल भाई जी नहीं, ओमपाल हैं। जी। रामपाल जी और नहीं, दोनों ओमपाल जी। भाई, हाँ ओम पमा जी जी, माननीय ओमपाल जी 2 भाई हैं और दोनों भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक है और भारत माता की सेवा में तत्पर हैं, और 2 के अलावा तीसरे भाई नहीं है। तो हमें पाल जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए, है ना। और क्या है, इस कहीं ना कहीं स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का जो उद्देश्य है, भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाए। तो आप सभी को नमस्ते और बहुत बहुत आभार कि कार्यक्रम में जो भी जिस भी माध्यम से जुड़े हुए हैं। माननीय ओमपाल जी द्वारा अद्भुत व्याख्यान हुआ और इस व्याख्यान से बहुत ही जानकारी मिली है। कार्यक्रम में सभी जुड़े बंधु और भगनी को विषय तो बहुत मिल जाएंगे यूट्यूब पर, बहुत सारे विषय यूट्यूब पे मिलेंगे, लेकिन सुनने का कोई मतलब नहीं जब तक उसको हम अपने मन पे कोई छाप ना पड़े, ना हम उसको धरातल पे लेके आए, तब तक इस कार्यक्रम का उद्देश्य और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज बहुत ही नया कुछ सीखने को मिला है अपने को। बहुत कुछ सीखने को मिला है माननीय ओमपाल जी के माध्यम से। और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए विशाल जी को बुलाना चाहूंगा। माननीय ओमपाल सिंह जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन है, स्वागत है हम सभी श्रोतागण की तरफ से, एवं साथ ही आत्मनिर्भर मंच भाई साहब का बहुत ही अभिनंदन और स्वागत करता है, साथ ही आभार व्यक्त करता है ये मंच। आपने जिस प्रकार से सभी भारत के प्राचीन आयामों को, जीवन शैली को, मूल्यों को, परंपराओं को जिस प्रकार से व्याख्या किया, हम सभी श्रोतागण उम्मीद करते हैं कि इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। एक बार मैं पुनः आपके आभार व्यक्त करता हूं, एवं साथ ही जितने श्रोतागण हैं आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन है, स्वागत है। माननीय ओमपाल जी के माध्यम से कई सारी चीजें मिली, मैंने कुछ बातें नोट की है कि हमें ना छोटे कार्यकर्ताओं से, माननीय ओमपाल जी ने जिक्र किया है बार बार कि हमें छोटे कार्यकर्ताओं से भी सीखना चाहिए। और क्या है, कई बार ना जो होते हैं छोटे बच्चे होते हैं, हम उनसे सीखने का प्रयास नहीं करते, उनके मन पे थोड़ी सी गलत अवधारणाएं बनती हैं। तो हमें जब तक जिंदा है तब तक सीखते रहना चाहिए, बड़ा हो छोटा हो हर प्रकार की चीजें। दूसरा चर्चा क्या है कि मैं नहीं हम की बात होनी चाहिए, है ना। बता रहे थे कि जनजाति समाज जो है बच्चे से हम सीखे, मैं नहीं हम। जिस दिन हम की भावना आ जाएगी, और शिक्षा का भी जिक्र किया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शिक्षा एक बहुत बड़ी अहम भूमिका है। शिक्षा का जो नींव है ना अगर मजबूत होगा तो भारत आत्मनिर्भर हो पाएगा। पुनः आभार और स्वागत स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के पूरे टीम की ओर से। और ये जो कार्यक्रम है शाम 2-3 घंटे बाद यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे। माननीय ओमपाल जी हैशटैग करके डालेंगे तो इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़े और ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, आपका आशीर्वाद सने इसी प्रकार से बना रहे। माननीय ओमपाल जी का बहुत बहुत स्वागत और आभार, धन्यवाद।